हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 55। मौरा पेंटिंग के पास जाकर, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी जुड़वा बहन रीवा है। रोशनी हैरानी से उठ खड़े होते हुए, क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे तो सिर्फ लक्ष्य भैया हैं। मौरा हंसकर बोला, बहुत नादान हो तुम क्वीन। विहान ने आपको कुछ नहीं बताया, फिर भी ये दावा करता है कि वो तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता है। रोशनी आंखों में नमी लिए गुस्से से बोली, बकवास बंद करो और सच बताओ। मौरा बोला, ठीक है, मारने से पहले तुम्हारे बीते कल का अनसुना किस्सा सुनो। तुम्हारी माँ झील कोई मामूली औरत नहीं थी। उसके पास अनगिनत अस्त्रों की शक्तियां थी। उसने एक आम इंसान से शादी किया था, इसीलिए तुम्हारा भाई लक्ष्य नॉर्मल इंसान होकर जन्म लिया। पर तुम और तुम्हारी बहन रीवा उसके पेट में थे, तो उनको पता लग गया था कि तुम दोनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे तुम्हारे अंदर ब्रह्मास्त्र की शक्ति, जो तुम सिर्फ वेम्पायर किंग के साथ एक होकर उसे जन्म दे सकती है, और दूसरा रीवा के पास ऐसी शक्ति थी जो कोई भी जानवर के बच्चे को जन्म दे सकती थी और उसकी शक्ति अपने भीतर समा सकती थी। ये बात पता चलते ही झील ने तुम्हारे पापा के साथ शहर से दूर जाने का फैसला ले लिया, क्योंकि अनगिनत बुरी शक्तियाँ, आत्माएं और वेम्पायर्स और वायुयुक्त को इस बात की भनक लग चुकी थी। उस दिन उनमें से एक शक्ति ने तुम्हारे पिता को मार दिया। झील लक्ष्य को लेकर जैसे तैसे बचकर वहां से निकल गई। वो घटना होकर 3 महीने के बाद झील ने तुम दोनों को जन्म दिया और एक रीवा को उसकी दोस्त अखिला के हाथों में सौंप दिया, और लक्ष्य और तुम्हें छोड़कर वो प्रकृति में हमेशा के लिए लीन हो गई, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उसके जरिए तुम दोनों के पास न पहुंच पाए। इतना सुनते ही रोशनी धड़ाम से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो फूट कर रोने लगी। फिर कुछ ख्याल आते ही वो एकदम से रोते हुए रुक गई। खड़े होकर उम्मीद भरी नजरों से रौंदे गले से बोली, मेरी बहन रीवा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। लिसा उसकी बात सुनकर हंसती हुई बोली, डरो मत बेबी, अब थोड़ी ही देर में तुम्हें अपने दी के पास भेज देंगे ऊपर। रोशनी लड़खड़ाई आवाज में कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा? लिसा हंसते हुए, मतलब ये कि तुम्हारी बहन जिंदा नहीं है। रोशनी इतना सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा गए और वो कुर्सी पर बैठ गई। मौरा बोलने लगा, विद्युत ने मार दिया उसे बहुत बेरहमी से, उसे नोच कर खा गया वो। रोशनी रोते हुए, मतलब वो रीवा मेरी बहन थी? मौरा बोला, हाँ, इसीलिए तो वो तुम्हारे पीछे पड़ा था, क्योंकि उसे अपनी जिद पूरी करनी थी। वो फिर से रीवा की आत्मा को तुम्हारे अंदर डालकर बंदी करके तुम्हारे साथ भी वही सब करना चाहता था जो उसने रीवा के साथ किया। हवस पूरी करना चाहता था वो। रीवा के जाने के बाद वो पागल हो गया था। वो हर रात एक नई लड़की वो ढूंढता था जो उसकी मुराद पूरी करे, पर कोई भी लड़की की विद्युत की हवस की आग बुझाने के लिए सक्षम नहीं थी, और वो लड़की मर जाती थी। उसकी बात एक दिन उसे पता चला कि विहान किसी लड़की से प्यार करता है, और उसके भाग्य से उसे पता चला कि वो लड़की रीवा की बहन रोशनी, मतलब कि तुम हो। फिर वो तुम्हें पाने के लिए हमारे साथ हाथ जोड़ लिया, पर वो बुद्धू था जो सीधा शेर के मुंह लग गया। रोशनी ये सब सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी। न उसको उठने की हिम्मत थी और ना ही कुछ बोलने की। बचपन से रोशनी बिना माँ के प्यार के बिना पली बड़ी थी। रोज उसे माँ की कमी महसूस होती थी। उसकी माँ के लिए खुद का बलि दे दिया, और उसकी बहन, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसके साथ कितना गलत हुआ, कितना दर्द सहना पड़ा।
मानसिक और शारीरिक रूप से। मौरा बेशर्मी से हंसते हुए बोला, तुम्हारे पति तुम्हें ढूंढने में लगा हुआ होगा। चलो, उसके आने से पहले तुम्हें रीवा के पास भेज देता हूँ। इतना बोलकर वो पीछे से खंजर निकाला और रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी आंखें बंद किए हुए बेसुध बैठी थी। उसका दिमाग सोचने की हालत में नहीं था। वो सुन्न हो चुकी थी और मौरा रोशनी के बहुत पास पहुंच चुका था। वो रोशनी की बाल को बेरहमी से खींचकर उसे खड़ा किया और उसके पेट पर चूरा घुसाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वो बहुत कोशिश किया, उसके हाथ हिल भी नहीं रहे थे। मौरा और लीशा हैरान थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मौरा रोशनी के बाल को छोड़ा और अपने हाथ को नीचे करने के लिए कोशिश करने लगा, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो रही थी। मौरा चिढ़कर लीसा से बोला, देख क्या रहे हो, मदद करो मेरा। लीसा उसके कहने पर उसकी ओर जाने के लिए बढ़ी, तभी वो झटक कर दूर जाकर गिर गई। रोशनी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरानी से सब देख रही थी। तभी मौरा का हाथ बुरी तरह से मुड़ गया और हड्डी टूटने की आवाज़ आने लगी। मौरा जोर से चिल्ला रहा था। रोशनी मुंह पर हाथ रखे देख रही थी। मौरा दूर जाकर गिरा जैसे कोई उसको धक्का दिया हो। फिर पूरी हवेली में बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। मौरा और लीशा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर रोशनी को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था। वो अपने पेट पर हलचल महसूस कर सकती थी। वो अभी तक समझ रही थी कि ये सब विहान कर रहा है, पर ये तो उसका बच्चा कर रहा था, जो पेट पर होकर भी बाहर से सब काबू में कर रहा था। मौरा अभी दर्द से कुछ आराम पाकर बैठा था कि तभी उसके जबड़े पर जोर से किसी ने थप्पड़ जड़ दिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बराबर 20 चाटा जोर से लगा। मौरा का जबड़ा बहुत दुख रहा था। उसकी गाल लाल से हरे हो रहे थे। अब बारी थी लीशा की। लीशा के पैर को पकड़कर घसीटते हुए पूरे हवेली के शहरे करने के बाद उसको जोर से दीवार से पटक दिया। बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज़ दोनों के कान में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज़ दोनों की मजाक उड़ा रहे हों। तभी एक तरफ पूरा दीवार धड़ाम की आवाज़ के साथ धराशायी हो गया। पूरी और धूल फैल चुका था और वहाँ से एक शख्स अंदर आया बड़ी शान से। ये कोई और नहीं, हमारे हीरो ईशान है, जो अपनी जुनून को लेने और दुश्मनों को ख़त्म करने तलवार लेकर मौत बनकर मौरा और लीशा को थोड़ी ही दूरी में खड़ा था। विहान को देखते ही रोशनी भागी भागी आ गई और झटके से विहान के गले लग गई। विहान भी उसको कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा, पर उसकी नीली आंखें सिर्फ मौरा और लीशा को बुरी तरह से घूर रही थी। मौरा और लीशा बहुत मुश्किल से उठ के, उनके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि उनके सामने खुद मौत का देवता खड़ा था। बाहर से अनिका, जीवन, करण, मंजुलिका, विलाही और दिव्या अंदर आए। विहान रोशनी को शांत करके खुद से अलग किया और उसको ध्यान से देखने लगा। रोशनी की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसके हाथ में रस्सी के निशान और उसके गले में मौरा का उंगली का निशान छप गए थे, जिसे देखकर विहान की आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थी। विहान रोशनी को अपने पीछे किया और जलती हुई नजरों से मौरा और निशा को देखने लगा। देखते ही देखते वहां बहुत सारे काले कपड़े पहने वैम्पायर्स आकर विहान और मौरा के बीच में आकर खड़े हो गए। मौरा शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा किंग, हम कोई तैयारी नहीं किए होंगे? मुझे पता था कि तुम रोशनी को ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आओगे, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके ही आया हूँ। मौरा की बात सुनकर विहान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही खतरनाक थी। सामने खड़े सारे वेम्पायर्स की हालत खराब हो रही थी। विहान हंसते हुए एकदम से चुप हो गया और गहरी आवाज़ में बोला, लगता है मौत को करीब देखकर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। शेर की दहाड़ काफ़ी है
दुश्मनों को डराने के लिए, पर तू उसी शेर के सामने कुत्ते को खड़ा करके उनके पीछे छुपा है। इतनी ही तेरी मर्दानगी। सिर्फ लड़कियों के सामने औकात है तेरा। ठीक है, इन कुत्तों से निपट कर ही तेरे जिस्म से जान निकालता हूँ। इतना बोलकर विहान हुंकारते हुए वैम्पायर्स के ऊपर टूट पड़ा। अनिका, जीवन, करण, मंजुलिका और अयन भी उसके साथ शामिल हो गए। सभी जगह खून ही खून था। वैम्पायर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिव्या, रोशनी और बिलाही खड़े रणरंग होते देख रहे थे। विहान गुस्से से सामने खड़े दुश्मनों का सीना फाड़कर उनका खून पी रहा था। बहुत भयानक दृश्य था। मौरा और लीशा के चेहरे पर दहशत फैला हुआ था। करण बहुत सारे वैम्पायर्स के बीच घिरा हुआ था। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। इसके फायदे उठाते हुए एक वैम्पायर उसके ऊपर तलवार चलाने के लिए उठाया। तभी किसी ने तलवार को रोक लिया। करण नजर उठाकर देखा तो सामने दिव्या खड़ी थी। उसकी लंबी नाखून पूरी तरह से बाहर आ गए थे। उसकी आंखें हरी होकर चमक रही थी। दिव्या गुस्से में उस रक्त पिचास को घूर रही थी जो अभी करण पर हमला करने वाला था। दिव्या अपनी लंबी काली नाखून से उस वैम्पायर के मुंह पर बहुत बार वार किया, फिर नाखूनों को उसके गले में घुसाकर ऊपर उठा दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर वार करने की? इतना बोलकर दिव्या ने चीखते हुए उसको दूसरी ओर फेंक दिया। सभी दिव्या के इस रूप से बहुत हैरान थे और काफी खुश भी थे। दिव्या करण की तरफ मुस्कुराकर हाथ बढ़ाई। करण उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और उसको देखकर स्माइल करके सर हिलाया। फिर दोनों काले कपड़े वाले वैम्पायर्स ऊपर झपट पड़े। प्यार लीशा को बहुत बेरहमी से मार दिया था। अब वो मौरा की ओर बढ़ रहा था। रोशनी के दिमाग कि सिर्फ मौरा की बातें घूम रही थी। उसके दिमाग में अभी तक हुई सारी घटना की ताज़ा याद हो रही थी। बचपन का दर्द, रच उसको संभालना, अकेलापन, समाज के ताने, ये सब सोचते हुए रोशनी की आंखें बंद कर ली। विलाही जो अभी तक रोशनी को थामे खड़ी थी, उसको कुछ गर्म महसूस हुआ। वो सर घुमाकर देखी तो हैरान हो गई। रोशनी की शरीर से एक अजीब सा तेज बाहर आ रहा था जिसकी गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी। बिलाही धीरे से रोशनी का नाम पुकारती है। रोशनी झट से आंखें खोली। जिसकी आंखों में आज तक प्यार मासूमियत छलकता था, आज उस आंखों में गुस्सा, नफरत की आग जल रहा था। बिलाही डर कर 2 कदम पीछे हट गई। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला था, तबाही। बिलाही रोशनी में आए बदलाव को देखकर डर कर 2 कदम पीछे हट गई। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला था, तबाही। रोशनी का अंदर का अजीब सा दिखने वाला रोशनी पूरी हवेली में फैल रही थी। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हुई थी, जैसे वो अपने अंदर उमड़ रही तूफान को काबू करने की कोशिश कर रही हो। पर इस बार ये उसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर अब विहान का अंश था जो उसकी तरह ही खतरनाक और गुस्से से भरी शक्ति था, जिसको काबू करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी रोशनी जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज में गुस्से की आवाज सबको हो चुका था। विहान रोशनी को देखा, जिससे उसकी ध्यान मौरा से हट गया। मौरा इसी का फायदा उठाते हुए विहान के हाथ से तलवार छीन लिया और तेजी से विहान पर वार किया। पर उसी वक्त उसके सामने न जाने कहां से रोशनी आकर खड़ी हो गई। इससे पहले तलवार उसको छू भी पाता, वो वहीं जम गया। विलाही की चीख निकल गई ये देखकर, पर जब उसने देखा विहान और रोशनी सही सलामत हैं, उसके दिल को सुकून मिला। रोशनी आंखों की कांखियों से अपनी गर्दन के बिल्कुल पास रखा और तलवार को देखा। फिर एकदम से अपने एक पैर उठाकर मौरा के मुंह पर किक मार दिया, जिससे तलवार के साथ वो भी नीचे गिर गया। विहान पीछे खड़ा देख रहा था। सब रोशनी को देखकर हैरान थे। रोशनी के बाल
अभी भी हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अलग सा चमक था। इस वक्त उसके चेहरे पर न डर था न कोई भाव। वो एकटक नीचे गिरा मौरा को देख रही थी। मौरा उठने की कोशिश करने लगा पर रोशनी उसको उठने से पहले ही उसके मुंह पर पैर रखकर दबाने लगी। मौरा दर्द में कराह रहा था। वो रोशनी की पैर हटाने की कोशिश कर रहा था पर रोशनी में न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी ना उसके अंदर कोई दया आ रहा था न वो कमजोर पड़ रही थी। वो अभी साक्षात विहान लग रही थी जो बिना किसी रहम के किसी को मार देता था। रोशनी उसके चेहरे पर बुरी तरह से पैर से कुचल रही थी। विहान उसके आकर खड़ा हो गया। विहान झुककर तलवार को उठाया और रोशनी के आगे कर दिया। रोशनी विहान को देखने लगी तो विहान बोला, लो इसे अपने अंदर की गुस्सा बाहर निकाल लो बीबी, खत्म कर दो इस राक्षस को। रोशनी मौरा के चेहरे से पैर हटाई और तलवार को देखने लगी। फिर विहान से हाथ से तलवार को अपने हाथ में लेकर देखने लगी। इस वक्त उसके पेट से नीली रोशनी चमक रही थी। इसका मतलब ये था कि अगला वैम्पायर किंग वो है। रोशनी मौरा को देखा फिर गुस्से में उसके मुंह में तलवार से चीरने लगी। थोड़ी देर में मौरा का चेहरा बेनक्शा हो गया था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। रोशनी गुस्से में उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अभी बेहिसाब आंसू बह रहे थे। रोशनी रीवा को याद किया फिर जोर से चीखते हुए तलवार घुमाकर मौरा के सर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके साथ ही उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गया और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी पर विहान से उसको थाम लिया। रोशनी विहान के सीने पर सर रखकर जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ पूरी हवेली में गूंज रही थी। विहान बस उसे बाहों में लिए खड़ा था। वो रोशनी को शांत नहीं कर रहा था क्योंकि वो चाहता था रोशनी अपनी सारी दर्द रोकर ख़त्म कर ले। आधा घंटे के बाद रोशनी शांत हुई पर वो अभी भी सिसक रही थी। वो झटके से विहान को खुद से अलग किया और गुस्से में उसको देखते हुए पूछी, तुमने मुझसे क्यों छुपाया रीवा के बारे में? तुम सच जानते थे ना, क्यों नहीं बताया मुझे? विहान रोशनी के करीब आकर उसके चेहरे को हाथ में भरकर बोला, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहता था जैसे तुम आज टूट चुकी हो बीबी। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहता था और मैंने रीवा के रूह से वादा किया था कि मैं कभी उसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा। रोशनी रोते हुए विहान के हाथ के ऊपर हाथ रखी और बोली, वो मेरी बहन थी विहान, वो हैवान उसे मार डाला, उसकी गलती क्या थी? विहान एकदम से उसे गले लगा लिया। रोशनी उसके सर को पकड़कर बिलख रही थी। आज सबकी आंखें नम थी। हर बार लड़कियों को ही सब क्यों सहना पड़ता है? क्या लड़की होना ही गलत है? क्यों लड़कियों को ही समाज ने हमेशा दोष देता है? अगर किसी लड़की के साथ गलत हो जाए तो हमेशा समाज उसी के ऊपर उंगलियां उठाता है। क्यों? क्या लड़कों का गलती नहीं होती? अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाए तो समाज हमेशा ये बोलता है कि उसने इन लड़की का इज्जत लूट ली। सीरियसली, कहाँ रखकर घूमती है लड़की इज्जत को? सिर्फ लड़कियों के पास है इज्जत, लड़कों को नहीं। क्या लड़का का इज्जत नहीं गया ऐसा करके?